तो बच्चों अब करेंगे अपन लोग पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, ठीक है। और इस चार्ज स्फीयर, और वो स्फीयर दोनों तरह का हो सकता है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, ठीक है ना। इसी तरह का टॉपिक अपन ने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर स्फीयर एंड नॉन कंडक्टर स्फीयर। इसी तरह से हम लोग पोटेंशियल के भी दोनों टॉपिक करेंगे, और आपने ध्यान हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी हर एक टॉपिक में तीन तीन पॉइंटों पे किया था, इनसाइड, सरफेस पर और आउटसाइड, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे 3 पॉइंटों पे करेंगे। तो अपन लोग पहले डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये चार्ज स्फीयर है। स्फीयर किस तरह का है? कंडक्टर है, इसीलिए पूरा चार्ज सरफेस पर शो किया है, यहाँ अंदर चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। स्फीयर का रेडियस, इस स्फीयर पर चार्ज कैपिटल क्यू है। ये पॉइंट है जिस पर जिस पर पोटेंशियल पता करना है। पॉइंट कहाँ पर है? आउटसाइड है, मतलब पॉइंट पी आउटसाइड है। स्फीयर के सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस स्मॉल आर रेडियस से ग्रेटर है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, ओके। तो अपन लोग करते क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल की डेफिनेशन बोलती है कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपन लोग यूं करते 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 लाते हैं, और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है उस पॉइंट तक लेके आते हैं। ऐसा करने में जो वर्क है वो आपका पोटेंशियल होगा। लेकिन अपन लोग एक्चुअली वैसा नहीं करेंगे। अपन लोग क्या करेंगे, उसको ध्यान से सुनो कि अपन लोग क्या नहीं कर रहे। मैं ये बता रहा हूँ कि आपने कहा कि पोटेंशियल की डेफिनेशन है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, एंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये जो वर्क है वो कैलकुलेट करके और पुट कर देना चाहिए था, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, या अपन लोग एक काम और करते हैं कि इसी को अपन ने आगे चल करके और इसी से तो माइनस EDR कैलकुलेट किया था अपन ने, ठीक है। इससे जस्ट पिछले वाला टॉपिक था वो इसी फॉर्मूले से आया था माइनस ED। तो अपन लोग ये जो एक आप कह सकते हो कि ये रेडीमेड फॉर्मूला है, ठीक है, इसको यूज करेंगे। अल्टीमेटली ये बना तो इसी से ही है, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। इसको यूज करके अपन लोग ये डेरिवेशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रेडीमेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी कहाँ पर है? आउटसाइड। आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है? KQ/R²। तो आपके पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है उसको अपन लोग एंजॉय करने के लिए, उसके बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए अपन लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, V = -EDR, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। लिमिट्स हैं इनफाइनाइट टू R। लिमिट्स इनफाइनाइट टू R कब होती है? जब आप पता कर रहे हो पोटेंशियल, ठीक है ना। तो E का वैल्यू KQ/R², ठीक है। KQ इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, जिसको कॉमन आना भी बोला करते हैं, और पीछे बच गया R की पावर कितना? -2। और R पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है 1/R। और ये जो लिमिट्स हैं आप यहाँ पे लिखते चलें, लेकिन यहाँ तो केवल लिखते ही चल रहे हैं, काम में तो अब आएगी, ठीक है। बीच में मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये इतना इतना हिस्सा जो कि मैथमेटिक्स है, ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाले टॉपिक में भी तो सेम आ रहा था ही, R पावर -2 का इंटीग्रेशन। तो ये जब सेम आ रहा है तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं दूंगा, मैं तो डायरेक्ट बात करूंगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, KQ 1/R
-1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट 0 होता है। और फाइनली फॉर्मूला आपका आ गया, यहाँ लिख लेते हैं इसको, इधर साइड में इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। फाइनली फॉर्मूला 1/इनफाइनाइट और KQ/R आ गया, ठीक है। किसका फॉर्मूला आ गया आपका? V आउट KQ/R, ठीक है। और बहुत पहले किसी वीडियो में अपन ने कहा भी था कि पॉइंट चार्ज का और स्फीयर के लिए सारे चीज़ें सेम, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए कूलॉम्स लॉ है KQ1Q2/R², और सेम फॉर्मूला स्फीयर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², स्फीयर के लिए भी आप जा कर के देखो, स्फीयर के लिए फॉर्मूला भी KQ/R² है। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, और स्फीयर के लिए भी फॉर्मूला आया है KQ/R, लेकिन ये कहाँ पर है? आउटसाइड के लिए है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, लेकिन मोटी मोटी बात क्या है कि मोस्टली लगभग सारे फॉर्मूले पॉइंट चार्ज के और स्फेरिकल बॉडी के सेम होते हैं। अब आप कहाँ जाएंगे? सरफेस पर। पॉइंट कहाँ पे आ गया? सरफेस पर, ठीक है। पॉइंट P कहाँ हो गया? अब सरफेस पर आ गया। तो अब आप इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो आपकी चेंज हो जाएगी। V सरफेस इज इक्वल टू -इनफाइनाइट टू R, और बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। और मैं बीच का सारा मटेरियल नहीं लिख रहा, ठीक है। क्या आएगा? KQ कॉमन आ गया, -1/R आ गया, और लिमिट ये आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, और लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे R आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा KQ/R। V सरफेस का फॉर्मूला आ गया KQ/R, ठीक है। जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसको मैं रिपीट करूँगा नहीं बार बार, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इनसाइड के लिए। अब पॉइंट कहाँ पे आ गया? इनसाइड, ठीक है। अब की बार r इज लेस देन R, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मैं वो जो Q0 का जो पाथ है उसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आराम से, तसल्ली से इसको हटा देते हैं, ज़्यादा नोटेशंस दिक्कत दे रहा है। ये आपका पॉइंट P है। पॉइंट P कहाँ पर है? स्फीयर के अंदर है। और आपकी डेफिनेशन जो ओरिजिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि आपको इनफाइनाइट से Q0 चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये लेके आना है, ठीक है। कहाँ तक लेके आना है? जिस पॉइंट पर पोटेंशियल पता कर रहे हैं उस पॉइंट तक लेके आना है उसको, ठीक है। ये लेके आ रहे हैं और फिर ला करके और फाइनली पुट कहाँ करना है? पॉइंट P पे ला के रखना है इसको, ठीक है। तो आपका जो पूरा पाथ है, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्शन तंग कर रहा है, खुद मोबाइल का रिफ्लेक्शन है। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसने पीछा छोड़ दिया अपना, ओके। देखो नाउ इट इज बेटर, ओके। क्या बोल रहा था मैं कि ये जो पूरा पाथ है,
इनफाइनाइट से लेके और फाइनल पॉइंट P तक का, उसको मैंने जानबूझ के दो कलर्स में शो किया है। ब्लैक वाला पाथ कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से लेकर के और सरफेस तक। रेड वाला पार्ट, उस पाथ का रेड वाला हिस्सा कहाँ से, सरफेस से पॉइंट तक है। मैंने इस पूरे पाथ को दो अलग अलग क्यों मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये पाथ पूरे पाथ का ये वाला पार्ट आउटसाइड में है और ये इनसाइड में है। तो फिर क्या डिफरेंस हो रहा है इनमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KQ/R²। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, KQ/R²। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, E इनसाइड 0। ठीक है, ये बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। कैसा ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट मांग रहे हैं आप, यहाँ पे आओ, मैथमेटिकली बात करते हैं। ये तो अपने ग्राफिकली बात कर ली, डायग्रामेटिकली बात कर ली, अब यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं मैथमेटिकली। फॉर्मूला तो आपका कोई चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला तो वही है, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक यानी R डिस्टेंस तक, EDR। फॉर्मूला आपका चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करूँ, ये दोनों में लड़ाई हो जाएगी। E आउट का वैल्यू पुट करूँ या E इन का, ठीक है, कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन से क्या करेंगे अपन लोग, इस लिमिट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। इनफाइनाइट से लेके और पॉइंट डिस्टेंस R तक, इनफाइनाइट से लेकर के और R डिस्टेंस तक का जो पूरा का पूरा पाथ है, उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। डायग्राम में तो कर ही लिया है, यहाँ मैथमेटिकली भी करेंगे। कैसे, इनफाइनाइट से लेके और कैपिटल R तक और कैपिटल R से लेके और स्मॉल r तक। आपने क्या किया, इनफाइनाइट से लेके स्मॉल r तक पूरे पाथ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इनफाइनाइट से लेके कैपिटल R तक ये रास्ता कौन सा है, ये पाथ का ये पार्ट कौन सा, आउटसाइड वाला है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप अब आराम से E आउटपुट करोगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कौन सा वाला यूज करेंगे, इनसाइड वाला। यानी कि इस पूरे इंटीग्रेशन के आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया इंटीग्रेशन को। और 12th मैथमेटिक्स वाले पढ़ेंगे भी कि एक इंटीग्रेशन के लिमिट को आप दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक करने का कारण क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिक नहीं है। पूरे रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिक नहीं है, कुछ रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और है, बाकी रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और है। जैसा है वैसा का वैसा अपन पुट कर देंगे। अब अपन लोग बोलिए, ई आउट का वैल्यू कितना है, KQ/R²। ई इन का वैल्यू कितना है, 0। तो इस पूरे इंटीग्रेशन में ये तो हो जाएगा खत्म, 0, ठीक है ना। ये तो हो गया, खत्म हो गया। इसको तो अपन लोग बिल्कुल ही भूल गए। उसके बाद क्या, सिर्फ ये बचा। और आप जानते हो कि इस पर्टिकुलर हिस्से को तो आप पिछले टॉपिक्स में कर ही रहे थे ना, इंटीग्रेट। तो इसका आंसर क्या आएगा, वही कैपिटल R है, पुट करेंगे फाइनल में, तो KQ/R आएगा, ठीक है। क्या आया फाइनली, V इन का वैल्यू आया, V इन का वैल्यू आया KQ/R, ठीक है। क्या नोटिस कर रहे हो आप, क्या नोटिस किया कि सरफेस पर पोटेंशियल और इनसाइड में पूरे वॉल्यूम में, सारे स्पेस में, इस पूरे स्पेस में जब मैंने हाथ रख रखा, पूरे स्पेस में सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल का वैल्यू
और सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। मतलब ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब आप यहाँ से आ रहे हो तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0, ठीक है ना। स्मॉल आर का वैल्यू कितना पुट किया अपन ने, वहाँ पे इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट पुट किया तो ये तो 0 आ रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू कैसा है, 0। फिर 0 के बाद में बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 यहाँ कितना आ गया, KQ अपॉन कैपिटल आर आ गया। सरफेस पर पोटेंशियल है कितना, KQ अपॉन कैपिटल आर। उसके बाद फिर बढ़ना बंद हो गया, उसके बाद में फिर पूरे रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, बढ़ना बंद हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पर होता है, इस सरफेस पे, और पूरे रीजन में मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो, ठीक है। आगे बात करेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, नॉन। नाउ द स्फीयर इज, द चार्ज स्फीयर इज नॉन कंडक्टर, ठीक है ना, मतलब प्लास्टिक का बना हुआ है। तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या डिफरेंस आता है, डायग्राम में बताएं क्या डिफरेंस आता है। देखो जी, ये डिफरेंस आता है डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब जो चार्ज है वो कैसा होगा, पूरे वॉल्यूम में होगा। सरफेस पे तो होगा ऑब्वियसली, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ होगा चार्ज, ठीक है। डायग्राम में तो ये फर्क आ गया। और इस पूरे सीन में और क्या आपको चेंज लाना है, ये अब की बार ई इन का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्या होगा, KQ अपॉन R क्यूब इंटू स्मॉल r, ठीक है। आपको ये जब भी आप वीडियो देख रहे हो, यानी कि नोट्स आपके साथ में है, जब भी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक देख रहे हो, उसके अंदर पिछले टॉपिक वाला कोई डेटा काम में आ रहा है तो उस टॉपिक पे जा कर के देखना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डाउट्स पैदा करते रहोगे, सर ये कहाँ से आया, सर ये कहाँ से आया, ऐसे करके मेरे को बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं कि सर ये कैसे आया, और फिर मैं उनको बोलता रहता हूँ कि यार वो पेज पर वो देख ले जा करके, हाँ सर ओके सर, हाँ सर ओके सर। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप कौन से टॉपिक में जाके देखोगे, यहाँ साफ साफ लिखा है नॉन कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। तो जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन थी उसके अंदर आया था ये वाला अब की बार यूज़ करेंगे। बाकी पूरा जो प्रोसेस है वो सेम है, प्रोसेस पूरा से, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो जी, फर्स्ट पॉइंट, आउटसाइड क्या है, फॉर्मूला यह है। यहाँ पर पोटेंशियल कौन सा पुट करोगे, सॉरी फील्ड का वैल्यू कौन सा पुट करोगे, आउटसाइड वाला, और फिर सेम से बिल्कुल सेम, V आउट का फॉर्मूला क्या आ गया, KQ अपॉन R, इस, ठीक है। ये सेम क्यों आया, V आउट का फॉर्मूला कैसा आ गया, पहले जैसा आया, जैसा कंडक्टर में था वैसा का वैसे आ गया। ऐसा क्यों हुआ, सेम क्यों आया ये, क्योंकि आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट है ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट नहीं है, मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, एक आउटसाइड पॉइंट के लिए एक स्फीयर, चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, सेम बिहेवियर करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप को खुद अपन लोग अपने मन से ऑब्जर्व भी करनी चाहिए। फॉर्मूला सेम आने को अपन लोग ऐसे बोलते हैं कि आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर जो है, जो कंडक्टर है वो नॉन कंडक्टर है, सेम बिहेव करता है, ठीक है। सरफेस पर भी सेम, ठीक है ना, सरफेस पर भी सेम आएगा, स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे। असली खेल इनसाइड का होगा, क्योंकि इनसाइड में ये, इनसाइड का फॉर्मूला में डिफरेंस आ रहा था। कंडक्टर में ये वैल्यू कितना था, 0, और नॉन कंडक्टर में और कंडक्टर में एक बड़ा फर्क यही तो है जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में डिफरेंस है, तो इनसाइड वाले में डिफरेंस आएगा। वापस आ जाओ, V इन का वैल्यू पता लगाना जा रहा हूँ, और सेम पहले की तरह से मैं इस लिमिट को ब्रेक करूँगा, इनफाइनाइट से लेके कैपिटल R, कहाँ पर है ये, रेंज
इनफाइनाइट से लेकर के कैपिटल आर तक की रेंज कहाँ पर है, आउटसाइड है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई आउट पुट करेंगे, और सरफेस से यानी कि कैपिटल आर से लेकर के और स्मॉल आर तक रेंज कहाँ पर है, ये इनसाइड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई इन वाला पुट करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली जो स्टेप है ये बड़ी, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, आप इस बात को समझ जाओ। उसके बाद में तो एक मशीन की तरह से है कि ठीक है आउटसाइड में ये रेंज आउटसाइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आउटसाइड वाला पुट किया, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक ये वाली रेंज जो है इनसाइड में है तो इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट किया, वैल्यू डालोगे उसके बाद में तो मैथ से वैल्यू पुट करें। ठीक है, वैल्यू क्या है, यहाँ की वैल्यू है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, आउटसाइड का फील्ड, इनसाइड के फील्ड का वैल्यू क्या है, के क्यू आर क्यू आर। ठीक है ना, तो आप जो है नोटिस करें कि ये मैंने रेड कलर वाली जो वैल्यूज लिखी हैं ये ई आउट की वैल्यू, ये ई इन की वैल्यू। इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। ठीक है, अगेन मैं कहूँगा कि ये वाला पार्ट तो पहले से ही होता चला आ रहा है, सेम ही होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसका रिजल्ट तो सेम आएगा। और वो क्या आएगा, मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना, ब्रैकेट को ओपन करा तो क्या हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस आ गया, माइनस आ गया। और जो इसको मैं राउंड कर रहा हूँ ये तो पहले की तरह से के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा, फाइनल लिमिट कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंस आना है वो तो इसके प्रोसेस में आएगा। क्या, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस, माइनस तो है ही, माइनस ओरिजिनल फॉर्मूले से चला आ रहा है, के क्यू अपॉन आर क्यूब, इंटीग्रेशन से बाहर आ गए। ठीक है, पीछे कौन बच गया, आर। आर पावर कितनी, कुछ नहीं है तो 1 होती, आर पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। लिमिट अप्लाई करें कैपिटल आर स्मॉल आर तक। उसके बाद क्या करते हैं, ये फाइनल लिमिट पुट करते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं। कैसे, इस स्मॉल आर को पहले कौन सी फाइनल लिमिट रिप्लेस करेगी, फाइनल लिमिट है स्मॉल आर, और फिर इनिशियल लिमिट रिप्लेस करेगी, इनिशियल वैल्यू है कैपिटल आर। अब इसके बाद में ये अब आगे की जो स्टेप है वो पूरी तरह से अलजेब्रा है। आप क्या करेंगे, ये 2 को कॉमन लेकर के यहाँ लिख लो, इन दोनों में से के क्यू कॉमन आ जाएगा, वो सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको अपने आप करना आना चाहिए। अलजेब्रा कॉमन लेना है, ये करना है, एलसीएम लेना है, कैंसिल करना है, वो करना है। ठीक है, तो ये बात है बच्चों। अब अपन लोग ग्राफ बनाएंगे, कंडक्टर स्फीयर के लिए ग्राफ बना दें। एक्स एक्सिस पे स्मॉल आर लिया, स्मॉल आर क्या है, स्फीयर के सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस। यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, 0। कहाँ पर है ये जगह, सेंटर। ये कहाँ पर है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, सरफेस। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ है वो सेंटर से सरफेस तक का आएगा। सेंटर से सरफेस वाली जो रीजन है वो कहाँ होता है, इनसाइड होता है, ये इनसाइड है, और सरफेस से आगे तक आउटसाइड, स्फीयर के सरफेस से बाहर का हिस्सा। ठीक है ना, ओके। तो जो आउटसाइड का ग्राफ है वो इस रीजन में आएगा। आउटसाइड में V और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ये है। V और R के बीच में रिश्ता कैसा है, इनवर्स रिलेशन। और
मैथ्स के जो नोट्स हैं या मैथ्स का जो जनरल मैथ्स का जो वीडियो है उसके अंदर पहला टॉपिक कौन था, ग्राफ का। उसके अंदर आपको मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को याद भी दिलवाया है। V और R का इन्वर्स रिलेशन है, V और R में रिश्ता कैसा है, इन्वर्स है। इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। इस ग्राफ की शेप का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे क्या रिलेशन है, यहाँ पे V इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R होता है और वो कैसा है, कांस्टेंट है, वो स्मॉल r पे उसका डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कांस्टेंट का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। कितना है ये कौन सी जगह पर है, ये इस जगह पर पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन R, ठीक है ना, के क्यू अपॉन R है वैल्यू। मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होके और रहता है, ठीक है। एक मैक्सिमम लेवल है इसका के क्यू अपॉन कैपिटल R, और उसके बाद में सरफेस के बाद फिर इनफाइनाइट तक ये डिक्रीज होते 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 इनफाइनाइट तक ये जीरो पे चला जाता है। ये है ग्राफ कंडक्टर का। नेक्स्ट बनाएंगे अपन लोग नॉन कंडक्टर के लिए। तो आपने कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के लिए फॉर्मूलों में क्या देखा, डिफरेंस, ठीक है। आउटसाइड के लिए तो फॉर्मूला सेम, तो ग्राफ भी सेम। इनसाइड का फॉर्मूला डिफरेंट है। V इन का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इन पे आपको काफ़ी चैलेंजिंग फंक्शन है, यानी चैलेंजिंग इक्वेशन है। इसमें आपको इतना आसानी से, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तंग कर रहा है, इसकी बात तो हो गई। तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको, जब अपन लोग जनरल मैथ्स वाले वीडियो में नोट्स में ग्राफ में बात कर रहे थे कि V और R के बीच में ग्राफ है, इन दोनों में से एक बंदा का पावर है 2 और एक की पावर है 1, तो ग्राफ का शेप आएगा पैराबोला, ठीक है। पैराबोला तो आएगा, ठीक है, शेप का नाम है, शेप भी समझते हैं लोग कि पैराबोला एक कर्व जैसा होता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा, ठीक है। ग्राफ को बनाता हूं मैं, ये इसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है कि ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। रेड वाला पोर्शन कैसा है, पैराबोला, और ब्लैक वाला पोर्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ ऐसा ही आएगा, कुछ और यूं क्यों नहीं आएगा। उसकी डेप्थ में अपन लोग जाना चाहें तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फंक्शन को, इक्वेशन को पकड़ो और इसको थोड़ा सा इजी बनाओ और आप अपने हाथ से वैल्यूज पुट करो, कोऑर्डिनेट लाओ और बनाओ। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, देखो के क्यू अपॉन 2r क्यूब, मैं तो इसको एज्यूम कर, कोई भी नंबर जो कांस्टेंट है उसको कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, जो भी आपके बन पड़े इजी से इजी। तो सबसे इजी नंबर कौन है, 0 मत बोल देना, 1, ठीक है ना। 0 नहीं सबसे इजी, 0 तो सबसे खतरनाक नंबर है जो अपन लोग कभी भी अपने मार्कशीट में नहीं चाहते। तो 1 तो इजी है, तो क्योंकि 1 में कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। बच 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर को भी कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो, सपोज 10, है ना। ऐसे नहीं कि उसको 0 या 1 कर लो, थोड़ा ठीक सा बड़ा सा वैल्यू ले लिया 10। ये तो हो गया 1 माइनस r स्क्वायर। इसका ग्राफ बना लो, सेम टू सेम आएगा, ठीक है। और एक और बात कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपको एक्स वाई में बात करना पसंद है, एक्स वाई लिख लो, ऐसी कोई बात नहीं। अब क्या करें, स्टार्ट हो जाओ, एक्स और वाई की वैल्यूज कलेक्ट करो। एक्स की वैल्यू पुट करी 0, वाई की वैल्यू आ गई 10, एक्स की वैल्यू 1, 9। तो आप आराम से जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि 10 नहीं, यहाँ पे 9 होता तो और अच्छा होता। 2 5 3 0, ठीक है। और ये पॉइंट आपको सर्च कर लो, 1 2 3 4 ये आ जाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन ऑन ए डाइपोल। ठीक है, तो डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है और हेडिंग में आपको क्या क्या दिख रहा है वो मैच करा देते हैं। पहले तो देखो, एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा बोला अपन, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब सब जगह फील्ड एक जैसा है। यूनिफॉर्म फील्ड को अपन लोग पहली बात तो फील्ड को डायग्राम में कैसे शो करते हैं। फील्ड कोई दिखने लायक चीज़ तो है ही नहीं, ठीक है। फील्ड तो क्या है, एक इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक इफेक्ट है। फिर भी डायग्राम में आप कैसे शो करते हो फील्ड को, ठीक है। जो चीज़ दिखती नहीं है फिर भी आपको दिखाना है डायग्राम में। तो ये जो लाइंस है रेड कलर की, दीज आर कॉल्ड फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस क्या काम आती है डायग्राम में, फील्ड को शो करने काम आती है, फील्ड की डायरेक्शन शो करने काम आ रही है, ठीक है, ठीक है। ये जो फील्ड लाइंस हैं इक्वी डिस्टेंट हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड को। यानी कि आप ये जानते हो कि ये फील्ड कैसा है, यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर फील्ड कम है, यहाँ पर फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहाँ पर फील्ड कम है, यहाँ पर पास पास में है, यहाँ पर डेंस है, यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है। लेकिन आप तो ये कैसा फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन ये फील्ड यूनिफॉर्म है, सब जगह पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी समान है, ठीक है। फिर उस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। आपको कितने डाइपोल नज़र आ रहे हैं, एक ही है डाइपोल, उसकी दो पोजीशंस हैं। उसको घुमा करके अपन ने रेड वाली पोजीशन से ब्लैक वाली पोजीशन पे ले आए। मतलब शुरू में इनिशियली डाइपोल जो है θ1 एंगल पे था और बाद में डाइपोल θ2 एंगल पे चला गया। आपने रोटेट कर दिया, किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने रोटेट कर दिया, ठीक है। तो उस रोटेट करने में आपको एफर्ट जो करना पड़ेगा, जो आपको वर्क करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना है, वर्क। और वो अपने को बहुत पहले से मालूम है कि दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। आपने एक चीज़ और नोटिस करी कि पूरे चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी, वर्क 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 ही कैलकुलेट कर रहे हैं फंडामेंटली, ठीक है ना। तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे वर्क का फॉर्मूला तो ये है जो अपन लोग 11th क्लास से सुनते चले आ रहे हैं साहब, ठीक है ना, इंटीग्रेशन FDR। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये जो वर्क का फॉर्मूला है ये किसी बॉडी को एक से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट कराने का वर्क है ये, ठीक है। दैट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सरकाने में F फोर्स लगा करके और DR सरका दिया है किसी बॉडी को, तो वर्क का फॉर्मूला है। ये यहाँ पे अपन लोग सरका नहीं रहे, इसको रोटेट करा रहे हैं। इस पोजीशन से ये पोजीशन में रोटेट करा रहे हैं। रोटेशन का वर्क डन का फॉर्मूला अलग होता है, ये अपन ने कभी यूज़ नहीं लिया। 11th क्लास के कौन से चैप्टर में इसके दर्शन हुए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है ना, रोटेशनल डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, चैप्टर 7, ठीक है, 11th क्लास। तो ये फॉर्मूला अपन ने वहाँ केवल देखा था, किसी डेरिवेशन में, किसी न्यूमेरिकल में अपन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कभी काम में लिया हो, इसलिए ये याद नहीं रहता। लेकिन अब है तो है, यही फॉर्मूला है। दिस इज वर्क डन इन रोटेशन ऑफ एनीथिंग। तो रोटेशन के लिए एफर्ट कराना पड़ता है। क्या एफर्ट होता है रोटेशन के लिए, टाउ, टॉर्क, ठीक है। और डी थीटा क्या है, जितने एंगल से आप घुमा रहे हो उसको, ठीक है। स्मॉल एंगल डी थीटा से किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने का वर्क डन है ये, और एक लार्ज एंगल से आपको रोटेट कराना हो, θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक रोटेट कराना हो, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे और फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है
कि वेरी फर्स्ट लाइन तक ही जो है एज ए टीचर मेरे को एक्सप्लेन करना था आपको। उसके बाद क्या, उसके बाद तो आप टाउ की वैल्यू पुट करो, मैथमेटिक्स है, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये फॉर्मूला एक्सेप्ट होना चाहिए, डायग्राम और आपका हेडिंग मैच करना चाहिए, पूरा सीन जो है डायग्राम का आपको समझ में आना चाहिए कि एक डाइपोल है जो इनिशियली θ1 एंगल पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के एक्सिस के बीच में एंगल θ1 है इनिशियली, और उसके बाद में घुमा करके आपने θ2 कर दिया उसको। टाउ की वैल्यू बताएं, टाउ की वैल्यू होती है PE sin थीटा। ये कहाँ से आया, ये आपका पिछले चैप्टर के अंदर आप देखो तो लास्ट फॉर्मूला है आपका ये। ठीक है, ओके। P और E कांस्टेंट्स हैं, साइन बच गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। कैसे पता पड़ा, बस पता पड़ गया मैथ से। इंटीग्रेशन मैथ्स के टॉपिक में, मैथ्स के नोट्स में, मैथ्स के वीडियो में जा कर के देखो, जनरल मैथ्स के अंदर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा, इनिशियल लिमिट थीटा इनिशियल, थीटा फाइनल। ठीक है, ये जो माइनस साइन है इसको थोड़ी देर के लिए बाहर बैठा लो, जब तक अंदर का प्रोग्राम पूरा हो जाएगा वापस अंदर बुला लेंगे इसको फिर। ठीक है, क्या करते हैं, इस थीटा को रिप्लेस करते हैं, पहले फाइनल और बाद में माइनस लगाएंगे और फिर इनिशियल। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक है जो बड़ी बन जाती है, ये नहीं कर देना कभी जल्दी जल्दी में। ठीक है ना, ऐसा नहीं कर देना। क्या करेंगे, थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। अब इस माइनस साइन को अंदर ले आओ तो इस पे माइनस लग जाएगा और इस पे प्लस हो जाएगा, मतलब ये उल्टे पलटे हो जाएंगे और ये ऐसा आ जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो, ये क्या है, वर्क है, एंड दिस इज ऑल्सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू। ठीक है ना, इस डाइपोल को ऐसे रोटेट किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आ गया। ये आपका टॉपिक हो गया। इसके बिल्कुल अटैच्ड एक टॉपिक और है और वो है पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप कहोगे कि तो हो तो गया ना पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि हो गया, लेकिन एक स्पेशल केस है कि आपने डाइपोल की एक पोजीशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक आप लेके गए, तो डाइपोल तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन मेरे को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना है, मेरे को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है फिर, ये क्या चक्कर है, उसको सुनो पहले, उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनो, और कहानी इसको मैं रेज कर देता हूँ, और वो कहानी जो है आपकी इस बात को समझने में हेल्प करेगी। ठीक है, सुनो ध्यान से कि मेरे पास में बैंक बैलेंस है 500, मैंने इसमें 200 और डाल दिए, मेरा बैंक बैलेंस हो गया अब 700। ये क्या है, फाइनल वैल्यू, ये क्या है, इनिशियल वैल्यू, और ये कौन है, चेंज, द चेंज इन द बैंक बैलेंस। ठीक है, इनमें आपस में सब में, इस सब लोगों में क्या रिश्ता है, ये तो आपको पहले से मालूम है, एनी चेंज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये जो चेंज है ये फाइनल के इक्वल कब होता है, जब इनिशियल जीरो। सपोज आपका इनिशियल बैंक बैलेंस 0 था, तो अब फाइनल कितना होगा, मतलब ये कि ये दोनों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल कब होगी? जब आप कोई ऐसी सिचुएशन ले आओ कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाए। तो आप डाइपोल की जो इनिशियल पोजीशन है वो ऐसी चूज करिए कि वहाँ पर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, तब जाकर के, और तब डेल यू और यू सेम होंगे। चेंज और फाइनल वैल्यू सेम कब होंगे? जब इनिशियल वैल्यू जीरो हो। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। क्या करूँगा? ऐसी सिचुएशन लूँगा थीटा इनिशियल की कि ये जीरो हो जाए। अब वो पता कैसे पड़ेगा उसको भी थोड़ा ठहरो, बताता हूँ। ये टॉपिक के एंड में उस राज का खुलासा होगा। अपन लोग क्या करते हैं, वापस पूरा काम करते हैं, वर्ग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। टाउ डी थीटा, टाउ का वैल्यू पीई साइन थीटा। ठीक है। और सब कुछ सेम करते करते यहां पे आ गए। इनिशियल वैल्यू किसकी? थीटा इनिशियल, थीटा की इनिशियल वैल्यू मैंने ले ली 90, और थीटा फाइनल की वैल्यू कितनी है? एनी वैल्यू, सपोज थीटा। ठीक है ना। इस पे तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं कि इसको थीटा फाइनल का वैल्यू थीटा क्यों ले लिया, कोई स्पेशल वैल्यू थोड़ी लिया है, थीटा ही तो लिया है। ये आपका क्वेश्चन है कि सॉरी कि थीटा का इनिशियल वैल्यू 90 क्यों लिया है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ आपको क्या कि इस पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे? इनिशियल, कौन सी? रेड वाली। ये तो रेड वाली है, ये इनिशियल वैल्यू, पोजीशन आपको कहाँ लेनी है? 90 डिग्री पर। तो मैं इसी डायग्राम को इरेज करके आपको मॉडिफाई करके और दे देता हूँ। डाइपोल का जो इनिशियल पोजीशन है वो आपने लेना है 90 डिग्री पर। थीटा इनिशियल इक्वल टू 90 डिग्री पर। ठीक है। डाइपोल को आप इनिशियली कहाँ रख रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है। कैसे पता पड़ा जी? वेट करो, इंतज़ार करो, अभी बताता हूँ। तो ऐसा करते करते आपको करना क्या है, पूरा डेरिवेशन सेम सा ही होगा, बस आपकी थीटा इनिशियल की वैल्यू 90 है। ठीक है। तब ये जो डेल यू है वो यू के इक्वल होगा। दोबारा बात कर रहा हूँ मैं कि एनी चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये कोई इस टॉपिक की बात नहीं है, ये तो हमेशा ही होता है। एनी चेंज इन समथिंग, सम क्वांटिटी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये चेंज फाइनल वैल्यू के इक्वल कब होगा? जब इनिशियल का वैल्यू जीरो हो जाए। इनिशियल का वैल्यू जीरो कब होता है? थीटा इक्वल टू 90 पे। पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होती है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पोजीशन पर, जिसको अभी आपको बताना बाकी है। तो फाइनली क्या बात करें अपन लोग कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये कोस 90 का कितना होता है भाई? 0। और थीटा फाइनल को मैंने थीटा बोला, और फाइनल वैल्यू आपके सामने है माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है। ये सब इरेज करके और फाइनल वैल्यू आ गया आपका माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं, अब प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना। आप इसको क्या बोलेंगे? थीटा पोजीशन पे एक डाइपोल रखा हुआ है। ये जो ब्लैक वाली पोजीशन है, थीटा एंगल पे एक डाइपोल रखा हुआ है। उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है। मैं आप चाहो तो इसको यू थीटा बोल देते हैं। नोट्स में बोला है क्या? नहीं बोला है, कोई बात। इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल विच इज केप्ट एट थीटा पोजीशन।
इज माइनस पीई कॉस थीटा। तो 90 डिग्री पोजीशन पर इस डायपोल की एनर्जी कितनी होगी, थीटा का वैल्यू 90 पुट कर दो, कितना आ रहा है, आ रहा है ना 0। मैंने कहा था ना, आप क्या चाहते थे, आप ये समझना चाहते थे कि 90 डिग्री पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। मैंने पहले आपको बता दिया, आपने चुपचाप सुन लिया। अभी आपको मैं शो कर रहा हूँ, ये प्रूव कर रहा हूँ कि देखो 0 होती है, ऐसे कर। इसके और दूसरे केसेस क्या होंगे, ये होंगे 0 डिग्री पे u 0 डिग्री, थीटा की पोजीशन 0 हो तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई हो गई, u 180 यानी कि थीटा 180 होगी, तो cos 180 का वैल्यू होता है -1, ये -1, ये माइनस प्लस हो गया प्लस पीई। ठीक है, ऐसे करके आ गया। उसके बाद में इस टॉपिक के जस्ट नीचे एक नोट है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो इस टॉपिक के लिए नहीं, ये जो कुछ भी है ये पर्टिकुलर टॉपिक तो एक एग्जांपल है, एक बेसिक बात है, इसके अंदर छुपी हुई नोट पे बात करते हैं, जो कि एक मैंने उसको टेबल के फॉर्म में उसको अरेंज किया हुआ है। नोट्स में देखें, टेबल के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, क्या है वो, उसको देखो। उसको मैं जो है आपको बिल्कुल फंडामेंटली बहुत कहीं और से स्टार्ट करके लाता हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे को कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। मैं तो क्या है कि लंबे लंबे वीडियो बनाता जाऊँगा, आपके ऊपर डालता जाऊँगा, और आप उनको जो है तसल्ली से आराम से देखो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन वाली जो क्लासेस हैं ये ठीक जा रही हैं। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर जब बैठे पढ़ रहे होते हैं तो सिलेबस कंप्लीशन की मारामारी भाग दौड़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें चाह करके भी स्किप कर जानी पड़ती हैं। तसल्ली से कोई कुछ नहीं बताता, ठीक है ना। बस यहाँ पर एक ही दिक्कत है, ये जो वीडियो के मिनट बढ़ रहे हैं और मेगाबाइट्स बढ़ रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही दिक्कत है बस। और दूसरी दिक्कत ये है कि आप लोग जो है इनको, मैंने ये नोटिस किया है कि आप वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखते ही नहीं हो, बैठे बैठे 1 घंटा पौन घंटे का वीडियो है, कोई नहीं देखता उसको, ठीक है ना। सबको जल्दी होती है कि बट फटाफट उसको 2-2 मिनट के 5-5 मिनट के वीडियो चाहिए आपको, ठीक है ना। आपको पूरा का पूरा नॉलेज जो है ना चुटकी में चाहिए, सब कुछ यूँ फटाफट। पता नहीं भाई कैसे होता है। देखो क्या इसको, ये तो टॉपिक हो गया। मैं आपको एक फंडामेंटल बात बता रहा हूँ, और वो किसी दूसरे ट्रिकी तरीके से, बहुत सिंपल, जो किसी लेमैन के भी समझ में आ जाएगा, और वो ये है भाई, कुछ ऐसी ज़मीन है आपकी उबड़ खाबड़, ठीक है, कहीं पहाड़ी है, कहीं खड्डा है, कहीं फिर बिल्कुल प्लेन आ गया। ये जो पॉइंट है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं अपने आप में यूनिक हैं। एक तो बिल्कुल टॉप पर है, एक बीच में कहीं पर है, सी जो है बिल्कुल बॉटम पर है, और डी जो है वो किसी प्लेन और हॉरिजॉन्टल जगह पर है। आपने एक बॉल, गेंद यहाँ पर रखी, ठीक है, यहाँ पे भी रखी, यहाँ पे भी रखी। बोलो, इस ऑब्जेक्ट जो आपने बिल्कुल स्फेरिकल है सपोज, इसके क्या बिहेवियर होगा इसका, क्या ये यहाँ पे रखा रह जाएगा क्या? तो पता नहीं, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। आपने कभी सर के ऊपर मटकी रखी हुई देखी नहीं है? आप सर के ऊपर फुटबॉल नहीं रख सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कौन सी बड़ी बात है कि रह जाएगा, ठीक है। ये नहीं रहेगा, ये तो भागेगा तुरंत इधर नीचे की तरफ, ये यहाँ पे स्टेबल रह जाएगा। पॉइंट बी पर जो बॉडी है वो कैसी है? अनस्टेबल है। और सी पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप समझ जाओगे, सी पर तो पक्का बड़े आराम से स्टेबल है,
पॉइंट डी पर भी स्टेबल है, अनस्टेबल केवल यहाँ पर है। ठीक है, ओके। ये मैंने एक लाइन बना दी है। सपोज ये ज़मीन का लेवल है, जहाँ से आप हाइट मेजर कर रहे हो वो 0 लेवल है, हाइट का 0 लेवल है, ज़मीन नहीं है, ठीक है ना, रोड लेवल है। यहाँ पर हाइट कितनी है, 0 है, हाइट का 0 लेवल है। ओके, सबसे ज़्यादा हाइट पर कौन सा पॉइंट है, तो आपको कि भाई पॉइंट ए है, साफ साफ दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली, ग्रेविटेशनल वाली, जो कि यहाँ पे उसका कोई नाम नहीं ले रहा, पर मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कौन सा, यहाँ पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आप एक mgh काम में ले सकते हो। वैसे ये कुछ और है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, चल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, ठीक है। ये बॉल यहाँ पे रखी होती इस जगह पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती बोले तो 0 होती, h0 तो mg 0। कौन से पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर u का वैल्यू कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पर वो जो सिस्टम है वो स्टेबल रह सकता है क्या। मैं पूछ रहा हूँ कि ये बॉल इस पहाड़ी के पीक के ऊपर स्टेबल रह सकती है क्या, तो मना मत करना, ठीक है ना। आपने सर पे मटकी रखी, देखी है ना, आपके सर पे मटकी जो है ना वो टिक नहीं सकती, तो मैं क्या करूँ, ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस नहीं है। ओके, दिस इज स्टेबल कंडीशन। थोड़ी सी थोड़ा सा एक वर्ड मेरे से मिस हो गया, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे टिका रह जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्या ये इक्विलिब्रियम है, नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम नहीं है। ये है क्या, तो आप कहोगे कि ये तो पक्का ही है इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम है। ओके, आप जरा इस बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट में खिसका करके देखो, क्या ये वापस आ जाएगा, आप कहोगे नहीं आएगा। जैसे आप इसको इधर लाए थोड़ा सा और ये तुरंत नीचे गिर जाएगा, थोड़ा सा लेफ्ट में ले जाओ तुरंत नीचे गिर जाएगा, यानी कि ये बॉडी यहाँ पर रह तो सकती है, ठीक है, तो इसलिए वजह से ये इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। तो इस पॉइंट पर क्या ये बॉडी स्टेबल है, इधर उधर खिसका रहे हैं तो ये क्या वापस लौट आती है क्या, नहीं, तो ये कहलाएगा अनस्टेबल, ठीक है ना। 2 मिनट पहले मैं गलती बोल गया, मैं इसको स्टेबल बोल गया, मैं बोलना चाहिए था मेरे को इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में तो है। अब आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो अपने लॉज ऑफ मोशन के ज़माने से अपन लोग इस वर्ड को बिल्कुल इसके साथ साथ बात कर रहे हैं कि जब भी फोर्स 0 होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख रहे हो कि फोर्स, यदि ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है तो उस पर फोर्स 0 है, तभी तो ये नहीं चल रही, नहीं इधर जा रही ना उधर जा रही। तो यहाँ पे फोर्स 0 है, यहाँ भी फोर्स 0 है, ठीक है। फोर्स 0 वाली कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम, और उस जगह पर यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी बॉडी को आप रोक करके छोड़ दो तो वो वहीं के वहीं रह जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें फोर्स ही नहीं है, ठीक है। फोर्स होती तो वो चली जाती, वहाँ से शिफ्ट हो जाती। तो यहाँ भी बॉडी रुकी हुई रह सकती है, यहाँ भी बॉडी रुकी हुई रह सकती है, यहाँ भी फोर्स 0 है, यहाँ भी फोर्स 0 है, ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, ठीक है। और ये दिस इज नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, यहाँ पर फोर्स नॉन 0 है, ठीक है, पॉइंट बी पर। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 तरह की होती है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। क्या ये बॉडी को आप लेफ्ट में ले जाओ
या राइट में ले जाओ, क्या वापस लौट के आ जाएगी? तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी बिल्कुल। तो ये कंडीशन कैसी है? ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? यहाँ पर जो ज़मीन से हाइट है वो कैसी है? मिनिमम। हाइट मिनिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट में ले जाऊँ तो वापस आ जाएगी, राइट में थोड़ा सा ले गया तो वापस आ जाएगी। ये इसका मतलब क्या है? स्टेबल है, ये यहीं रहना चाहता है, स्टेबल है। इसको मैं लेफ्ट में ले जाऊँ तो हमेशा के लिए इसको जगह को छोड़ के चला जाएगा, राइट में ले जाऊँ तो ये हमेशा के लिए इसको इस जगह पर वापस लौट के नहीं आएगा। ये यहाँ पे अनस्टेबल है। लेकिन यहाँ पे इसको मैं छोड़ दूँ, इधर उधर शिफ्ट नहीं कर रहा मैं, यदि छोड़ दूँ तो ये यहाँ रह जाए, यहाँ रह सकता है। जैसे कि आप सर पे मटकी रख सकते हो, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत हिलाया तो वो गिर जाएगी, लेकिन रह तो सकती है। तो ये यहाँ पर रह जाएगी। रहने का कारण क्या है? कि इस पर अभी फोर्स जीरो है। तो फोर्स जीरो वाली कंडीशन क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन दो तरह की होती है। जब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, जब जब फोर्स जीरो होता है, तब तब पोटेंशियल एनर्जी आइदर मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है। कब? फोर्स जीरो होने पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। या यूँ उसका उल्टा बोल लो कि जब सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लेवल पे होती है। जब सिस्टम स्टेबल कंडीशन में है, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में तो है ही, लेकिन इक्विलिब्रियम कौन सा है? स्टेबल है, तब वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के कंडीशन में होता है। यहाँ पे फोर्स के बारे में क्या विचार है आपका? नॉन जीरो है, तभी तो यहाँ से बॉडी को छोड़ते ही नीचे भागेगी। कोई भी बॉडी अंडर फोर्स होती है तो मूव करती है, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, कहीं ना कहीं कुछ भी है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, दोनों के बीच में, ठीक है ना। और फोर्स नॉन जीरो है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम, यानी कि नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। आप नॉन इक्विलिब्रियम बोले बेटर है, इन इक्विलिब्रियम का तो वर्ड मीनिंग थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉन इक्विलिब्रियम। ये क्या, आप बताओ यहाँ पे कि इधर लेफ्ट में और राइट में इसको यदि खिसकाता हूँ तो क्या होगा? तो आप कहोगे इसको लेफ्ट में खिसकाओ तो ये वहीं रह जाता है, राइट में खिसकाओ तो ये वहीं रह जाता है, ठीक है ना। लौट के वापस आ जाना या लौट के कभी वापस नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये क्या कर रहा है? लौट के वापस नहीं आता, इसको इधर उधर खिसकाते हैं तो ये क्या करता है? लौट के वापस वहीं को आ जाता है। लेकिन ये जो है, ये तो जहाँ खिसकाओ वहीं रह जाता है। दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड न्यूट्रल कंडीशन। दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड न्यूट्रल। और कुछ कुछ बुक्स के अंदर इसको ड्वेल भी बोलते हैं, उसका मीनिंग मैच नहीं कर रहा, मेरे को तो पता नहीं क्या है ड्वेल, DWELL। और ये कंडीशन कौन सी कहलाती है? न्यूट्रल। अपन तो न्यूट्रल बोलेंगे। न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? कांस्टेंट। हाइट कैसी है इसकी? कांस्टेंट है। हाइट कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब कांस्टेंट हो जाए, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, ना पीक ना बॉटम, ना पीक पर है एनर्जी ना बॉटम पर है, कैसी है? कांस्टेंट कंडीशन में है, ठीक है ना। कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स इन कांस्टेंट, तब फोर्स तो होता है जीरो, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? कांस्टेंट है। दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड न्यूट्रल, ठीक है। ये चीज़ जो बताई मैंने आपको कहीं नोट्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चैप्टर का ये पार्ट नहीं है, ये कुछ फंडामेंटल बात है। लेकिन ये टॉपिक के अंदर अपन लोग जो है फोर्स की जगह टॉर्क यूज़ करेंगे। फोर्स क्या नाम है? फोर्स का पूरा नाम लीनियर फोर्स। लीनियर फोर्स की जगह मैं रोटेशनल फोर्स के ऊपर बात करूँगा। पूरा फंडामेंटल सेम टू सेम ओबे होगा यहाँ भी, ठीक है। क्या इस पूरी कहानी को मैं कंक्लूड कर देता हूँ इधर को, और वो ये है, ठीक है ना, कि जब फोर्स जीरो हो
तो दो कंडीशन होती है। 4 जीरो वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, माने टॉर्क जीरो वाली कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब दिस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। एंड फोर्स F इक्वल टू जीरो वाले को बोलते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन टॉर्क इक्वल टू जीरो। अगेन इक्विलिब्रियम के कंडीशंस दो तरह की होती हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। यानी कि डाइपोल को आप किसी कंडीशन में छोड़ दो और वो वैसे का वैसे रह जाए, फिर ठीक है, फिर छेड़ दो तो वापस लौट के आ जाए। ठीक है ना, वो स्टेबल है। तब पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम होती है। और ये कंडीशन कौन सी है, जहाँ पे अपन लोग डाइपोल को छोड़ दें तो वो रह जाए, उसी कंडीशन में रह गया वो, डाइपोल को ला करके और रिलीज कर दिया, छोड़ दिया उसको, उसी कंडीशन में रह गया। छेड़ दिया तो वापस उस कंडीशन में वापस लौट के नहीं आएगा, चला जाएगा वहाँ से। दिस इज अनस्टेबल व्हेन यू, जब पोटेंशियल एनर्जी अपने मैक्सिमम कंडीशन में है, जो कि अभी अभी अपने को पता पड़ा था कितनी है, प्लस PE। कब होती है वो, थीटा इक्वल टू 180 पर, थीटा इक्वल टू ये 0 पर होती है। ये कंडीशन कब होती है, थीटा इक्वल टू 0 पर। कितनी होती है, -PE। ठीक है, ये बात है। इसको डायग्राम के अंदर देखें, शो करें, मतलब रिप्रेजेंट करना है अपने को डायग्रामेटिकली। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो ठीक है, 1 बाय 1 एक एक पोजीशन बना लेते हैं अपन लोग। ठीक है, फर्स्ट, कौन सी फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सबसे पहले तो ये देखो थीटा है कौन, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, तो ऑब्वियसली टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। फॉर्मूला लिखा अपन ने, तुरंत आप समझ जाओ कि ये तो P और E के बीच का एंगल है। ठीक है ना, वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का एंगल है। वेक्टर E की डायरेक्शन किधर है, ये रेड वाली लाइन है, वेक्टर E की तो डायरेक्शन ही तो है। वेक्टर P माने डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस चार्ज से नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। बोलो, ये ब्लैक वाला वेक्टर कौन है, P का, रेड वाला E का, दोनों के बीच में एंगल कैसा है, 0। ये कंडीशन है। इस कंडीशन में टाउ का वैल्यू कितना है, थीटा 0, टाउ का वैल्यू कितना आएगा, 0। इस कंडीशन में U का वैल्यू कितना आएगा, -PE cos थीटा cos 0 -PE। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकली समझो जरा कि मैं इस जगह से इसको छेड़ दूं तो क्या ये वापस लौट के आ जाएगा अपनी पोजीशन में। यस, ठीक है, छेड़ के देखते हैं। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा छेड़ देता हूँ और छेड़ करके मैंने इसको रेड वाली पोजीशन में ला दिया। इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर लगता है। इस पर किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। इस बॉडी को, ठीक है, ये बॉडी है, ये डाइपोल है, इसको इधर फोर्स लग रहा है, इसको ये इधर फोर्स लग रहा है। लगाऊं, ये देखो, इस पर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर इधर फोर्स लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, ये यूं, तो क्या ये तो वापस आ रहा है। ये दोनों फोर्सेस का पेयर इसको वापस ब्लैक वाली कंडीशन में ले आते हैं। और ये तो कह रहे हैं अपन लोग कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम तो है पर स्टेबल नेचर का है। ये बार बार इसको छेड़ोगे तो ये वहीं लौट के आ जाएगा। कब, थीटा इक्वल टू 0 पे। उस समय पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम -PE और टॉर्क 0 है। ये आपका फर्स्ट कॉलम हुआ नोट की टेबल में, फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम है थीटा 180।
अब की बार आपको डाइपोल को कैसे पुट करना है, ऐसे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक। तो थीटा 180 है, थीटा 180 का साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक है। टाउ का वैल्यू 0 होने का मतलब कितना है, क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये इस कंडीशन में रह जाएगा। कैसे रह जाएगा देखते हैं। थीटा का वैल्यू यहाँ 180 पुट किया तो ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो भी ओके, ठीक है। देखो जरा कि इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स, इधर। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी बॉडी को ऐसे करके फोर्स करके और दबा के देखो, यूं यूं मैंने दोनों फिंगर से इस डस्टर को मैं ऐसे दबा रहा हूँ, क्या ये रोटेट कर पाऊंगा क्या, नहीं। मैं इसको दबा करके पिचका करके तोड़ सकता हूँ, लेकिन रोटेट नहीं कर पाऊंगा इसको। वैसे भी देख लो कि टॉर्क का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है ना। टॉर्क का वैल्यू 0 है तो यानी कि रोटेट करने वाला एफर्ट ही नहीं है। तो खैर जो भी है, जैसे भी समझें, लेकिन मैं इसको अब छेड़ देता हूँ थोड़ा सा। मैंने इसको थोड़ा सा यूं छेड़ दिया, इधर इस पोजीशन से मैंने इसको इधर हटा दिया। क्या होगा, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस अब इसको यूं करके घुमा डालेंगे, वापस लौट के कभी नहीं जा पाएगा। ये कैसा है, अनस्टेबल, ठीक है। एक टॉपिक और बचा है बच्चों, वो हम लोग कर लेते हैं, उससे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या फ़ायदा है नेक्स्ट टॉपिक करने का, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। इससे पहले कोई टॉपिक बचा है क्या, मैं देख लेता हूँ मेरे नोट्स के अंदर, ठीक है ना। कोई टॉपिक नहीं बचा है, सारे कंटिन्यूसली हो गए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, इसके नाम में ही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी ऐसा सरफेस जिस पर सारे पॉइंटों पर पोटेंशियल सेम हो, ठीक है। ये हेडिंग लिखना जरूरी है क्या, लिख देते हैं ये, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है भैया। एक एग्जांपल देकर के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी होती कैसी है, क्या है। देखो ये एक चार्ज कितना, कुछ भी, सपोज 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। इससे 9 मीटर डिस्टेंस पे, सपोज 3 मीटर ले लो, इससे 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करो। तो आपको विधि करते हैं जी, V = KQ/R, ये फॉर्मूला है। 9 × 10⁹, Q का वैल्यू 1 माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6। डिस्टेंस कितना है, चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस 3 मीटर, कितना आया 3000 वोल्ट। इस जगह पर कितना होगा पोटेंशियल, वही 3 मीटर डिस्टेंस पे। तो आपको यहाँ भी वही होगा, ऐसे काय को परेशान कर रहे हो। तो मेरे को बताओ कि यहाँ पर कितना है पोटेंशियल, 3000, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3000। सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल यहाँ पे, इन सब पे 3000। ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते करते आप क्या बनेगा, तो आपको कुछ सर्कल बनेगा। नहीं, एक इधर भी तो है वो, चारों तरफ ये, ठीक है ना। मार्कर की लेंथ कितनी है, 3 मीटर मान लो। ये पॉइंट ये बाहर की तरफ, मतलब चारों तरफ है, ये स्फेरिकल सरफेस बनेगी। दैट स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा स्फेरिकल नहीं होता, ये मत सोचना हमेशा स्फेरिकल। आप, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
है ना, आपको भी शुरुआत में पहली गोली पिलाई अभी तो, ठीक है। उस स्फेरिकल सरफेस काहे की बनी हुई, वो बनी कुछ नहीं है, ऐसे ही स्फेरिकल सरफेस है, एक चार्ज के अराउंड, चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक सरफेस है स्फेरिकल। उस स्फेयर के सारे पॉइंटों पर पोटेंशियल का वैल्यू सब जगह सेम है। कितना है, सपोज 3000 वोल्ट है, ठीक है। कोई और डिस्टेंस ले लो, यहाँ से 9 मीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना आएगा, 1000, ऐसे करके। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये कौन है, ये 9000 वोल्ट वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये 3000 वाला, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है 1000 वोल्ट वाला है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 3000, 3000, 3000, 3000। इन सब पर पोटेंशियल है 1000। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस एक नहीं होता, खूब सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। और हमेशा स्फेरिकल नहीं होता, पर इतना पक्का है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और चार्ज बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो चारों तरफ से इक्वल होती है। जब डिस्टेंस इक्वल होगी तभी तो वैल्यू सेम आएगी पोटेंशियल की, तो वो चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। और एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर कोई चीज़ है तो वो क्या शेप की होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है ना। यदि चार्ज बॉडी ऐसी हो, स्ट्रेट लीनियर, तो आप सोचो कि इससे इक्वल डिस्टेंस बनाते हुए एक सरफेस बना रहा हूँ तो कैसी शेप की बनेगी भाई, सिलिंड्रिकल बनेगी। देखें जरा नोट्स के अंदर, ठीक है, डायग्राम देखें, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है, मैं आपको नोट दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसका नोट्स का फ़ायदा तो लेते हैं कम से कम। लो जी, दिख रहे हैं क्या नोट्स, नहीं दिख रहे, और पास आ जाओ। अब दिख रहे हैं क्या, अब और पास आ जाओ। ये लो पूरा देखो जी नोट्स। तो क्या बताया अपन ने कि पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से ये आप अपने नोट्स में देख रहे हो, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कैसे है, स्फेरिकल है। और स्ट्रेट लीनियर चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है, ये बात है। और ये जो मिडल वाला डायग्राम है ये क्या बोल रहा है, मिडल वाला डायग्राम, यूनिफॉर्म फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं और पैरेलल तो होते ही, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो पॉइंट चार्ज वाले भी पैरेलल थे लेकिन स्फेरिकल थे, ये प्लेन होते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड के जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो प्लेन होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक एक करके उनको पकड़ते हैं, उनको समझते हैं, ठीक है। बात करो जी आगे। एक पॉइंट है इसके अंदर, ढूंढो तो दिख जाएगा आपको क्या, कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज इसका एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, ये कौन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पॉइंट से, पॉइंट ए से बी तक मैं एक चार्ज को लेके गया, ऐसे मन मर्जी आए उस रास्ते से लेके गया, जैसे तुम्हारे उल्टा सुल्टा, ठीक है ना। इसको दूर जाओ, इतना पास क्यों आ गए आप लोग, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ब्लैक कलर की। और एक पॉइंट से इक्विपोटेंशियल के एक पॉइंट से उसी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी दूसरे पॉइंट तक आप एक क्यू चार्ज को, जिसको आप मन में कह सकते हो टेस्ट चार्ज, ठीक है, कोई खास नहीं, को लेके गए, ठीक है। कितना वर्क करना पड़ रहा है आपको, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है डेफिनेशन वाला, वो ये कह रहा है कि द वर्क डन विल बी क्यू डेल वी
डेल वी क्या है, चेंज इन डिफरेंस इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये पॉइंट बी पर पोटेंशियल है, ये ए पर पोटेंशियल है, लेकिन ये तो इक्वल होते हैं, ये तो सारे पॉइंटों पर पोटेंशियल इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना। और यही तो बात बोल रहे हो, ठीक है, क्या कि द वर्क डन इन मूविंग एनी पॉइंट चार्ज, एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ ए सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। ठीक है, आगे बात करें। फिर बाद में थर्ड पॉइंट है कि जो थर्ड पॉइंट है वो शेप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट जो है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो शेप के बारे में है। और फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड ड्यू टू, ठीक है, वो भी शेप के बारे में है। और फिफ्थ भी जो है ना शेप के बारे में ही है, स्ट्रेट लीनियर चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन होगा, सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है ना, जिस पॉइंट पढ़ा दिए उसने और कुछ नहीं किया। 6 पॉइंट थे, सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। जो चार्ज कंडक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है ये, ठीक है ना, लेकिन इसके तार जुड़े हुए हैं नेक्स्ट चैप्टर से, फिर भी बात कर लेते हैं अपन लोग, थोड़ा बहुत तो आपको मालूम है। ठीक है, वो ये कि एक कंडक्टर बॉडी है और उस पर जो चार्ज है वो इस कंडीशन में होती है, इस कंडीशन में होता है चार्ज। यहाँ पर चार्ज कैसा होता है बोले तो जीरो होता है। ठीक है, और कंडक्टर की बात कर रहे हैं, चार्ज ऐसा नहीं होता, कहीं तो चार्ज ने भीड़ लगा रखी है और कहीं चार्ज है ही नहीं, बहुत कम है, रेयरर है, कहीं डेंसर है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यदि ऐसा हो भी जाए, आप ज़बरदस्ती यहाँ इकट्ठा कर दो और यहाँ पे, तो वो म्यूचुअली रिपेल होकर के और ऐसा फैल जाएगा, सब जगह पर बराबर बराबर फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर है, यहाँ पर ये चार्ज जो है ना वो आराम से मूवेबल है, कंडक्ट हो सकता है, चार्ज कंडक्टर में मूव कर सकता है, तो क्यों नहीं वो रिपेल होकर के और बराबर बराबर डिस्टेंस पर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इस वजह से सारे पॉइंट्स पर, केवल सरफेस की बात कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल इक्वल होगा। और ज़्यादा बात कर लें, ऐसी क्या बात है, अपने को कोई घाटा थोड़ी हो रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट पर जीरो, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल तो जीरो है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 100, यहाँ पर कितना है 200, यहाँ पर कितना है 500, 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 यहाँ पर कितना है 500। क्या बता रहा हूँ मैं कि बेशक चार्ज बॉडी के आउटसाइड तो पोटेंशियल कम, फिर करीब आते हैं तो बढ़ता 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 जाता है, लेकिन सरफेस के सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है और इनसाइड भी उतना ही होता है। ये बात किसके लिए एप्लीकेबल है, कंडक्टर के लिए। ठीक है ना, और उसका स्फेरिकल होना जरूरी नहीं है, किसी भी शेप की हो सकती है। ठीक है, ओके, लेकिन इसके तार जुड़े हुए हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कहीं भी, पर अपन लोग बात कर लिए तो कर लिए। तो ये जो कंडक्टर की जो सरफेस है ये इक्वी पोटेंशियल है, सारे पॉइंटों पर पोटेंशियल सेम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, तो ये इसको एक्सप्लेन करने में बड़ा लंबा काम पड़ेगा, फिर भी देखते हैं। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और सपोज इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं करके है, तो ये तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर होती है। मैं तो परपेंडिकुलर बनाया नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस थीटा को 90 डिग्री प्रूव करूँगा, बस इतना है। ठीक है ना, मैं 90 डिग्री प्रूव करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर यदि ऐसा टेढ़ा है तो फिर इस डायरेक्शन में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपको भी बिल्कुल होगा, मतलब उसका कंपोनेंट होगा। रेड क्या है,
इसका सर्फ इक्विपोटेंशियल की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट E1, E2 भी होगा, लेकिन मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है अभी बात करने की, ठीक है। मैं तो E1 में इंटरेस्टेड हूँ। दोबारा सुनो, क्या ब्लैक वाला एरो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट E1 है, कुछ ना कुछ तो है ही, ठीक है, ओके। एक चार्ज है, ठीक है, उसको यहां से हमें लाया इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को लाया, ठीक है। तो आपको वर्क कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आपने यहाँ से यहाँ तक dx का डिस्प्लेसमेंट कराया, dr मान लो, चलो dr का डिस्प्लेसमेंट कराया, ठीक है। फोर्स कितना है, QE, फील्ड कौन है, E1, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में फील्ड E1 है, F dr cos थीटा, ठीक है। Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के इन्फ्लुएंस में dr डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो लेकिन आपको तो पहले ही मालूम है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप वर्क डन तो जीरो होता है। अभी अभी सुना है अपन ने कि व्हेन ए चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ सेम सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन विल बी जीरो। ये तो अपन अभी भी सुना है। तो ये जीरो कब होगा, थीटा इक्वल टू 90 होगा, तो थीटा को 90 होके मानेगा। ये कैसे भी करके आप प्रूव कर लो, कौन इतनी डेप्थ में कौन जाता है, काय को टेंशन कर रहे हो। आप तो याद रखो कि द फील्ड लाइंस रिमेन परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर होती है, ऐसे है तो ऐसे होगी, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट है, नहीं सेकंड लास्ट है, कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जहाँ पे सघन होती हैं, डेंस होती हैं, वहाँ पर फील्ड ज़्यादा होता है। देखते हैं भाई इसको भी। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है। सपोज आपके पास में सामग्री क्या है प्रूव करने के लिए, E इक्वल टू dV/dr, देखा है क्या ये फॉर्मूला, बिल्कुल देखा है। दो पॉइंट आपने चूज करे हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर इक्विपोटेंशियल यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू है सपोज 8 वोल्ट, यहाँ कितना है 8 वोल्ट, यहाँ कितना है 8 वोल्ट। सपोज यहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ कितना है 10 वोल्ट, यहाँ कितना है 10 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, सारे पॉइंटों पर पोटेंशियल सेम 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 सेम। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ का सेम होगा, नहीं, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरी डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इसके आपस में सेम, उसके कुछ और है, वो आपस में सेम है। पॉइंट ए के अराउंड डेल वी कितना है, डेल वी सेम है, यहाँ का कितना है, यहाँ भी 2 वोल्ट। ये दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस dr कैसा है, कम है। I mean, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने डेल वी को तो उड़ा दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन में उड़ गया वो, तो डेल वी तो सेम है, पॉइंट दोनों पॉइंटों पर डेल वी तो सेम है, लेकिन dr जहाँ का कम है वहाँ का फील्ड कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ये तो बोल रहे हैं अपन लोग कि जहाँ पे dr कम, जहाँ पे जो गैप है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में वो कम है, वहाँ का फील्ड ज़्यादा होगा। कितनी सिंपल बात है। और 9th वाली जो बात है, वो तो 9th वाला जो प्रॉपर्टी है वो तो फील्ड लाइंस में भी मैच कर रही थी। वो तो फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। ये कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करती। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं,
यहाँ का पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट, यहाँ का कितना है 8 वोल्ट, यहाँ का कितना है 8 वोल्ट, यहाँ का कितना है 8 वोल्ट। ये एक कोई दूसरी कोई पोटेंशियल सरफेस है, सपोज यहाँ का यहाँ का पोटेंशियल कितना है 10, यहाँ का कितना है 10, यहाँ का कितना है 10। ये तो लड़ाई होगी, एक ही जगह पर दो दो पोटेंशियल हो सकते हैं क्या? नहीं। मतलब क्या है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। तो ये चैप्टर का एंड हुआ बच्चों, ठीक है ना। अपन लोग नेक्स्ट वॉल्यूम करेंगे न्यूमेरिकल्स का। बाय बाय।